हेलो एवरीवन, प्रखर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा साइंस का चौथा प्रैक्टिस सेशन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से किन राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है बल और दाब। तो बल एवं दाब की बात करें तो बल का विमीय सूत्र आपका होता है M L T-2 और दाब का क्या होता है, और दाब का आपका होता है ML-1 T-2। तो देखिए हमें चूज क्या करना है कि समान विमीय सूत्र किनके नहीं है। तो बल एवं दाब इन दोनों का क्या है, अलग अलग आपका विमीय सूत्र है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बल का आपका विमीय सूत्र क्या है ML-T-2 और दाब का आपका क्या है ML-1 T-2। और कार्य एवं ऊर्जा इनकी बात करें तो इन दोनों का आपका एक ही विमीय सूत्र होता है। क्या होता है, वह आपका होता है ML-2 T-2 होता है। उसके बाद आवेग एवं संवेग इनका भी विमीय सूत्र आपका समान होता है। क्या होता है ML-T-1 होता है। ML-T-1 होता है। उसके बाद है भार एवं बल, तो इन दोनों का भी विमीय सूत्र समान होता है। क्या होता है ML-T-2 होता है। तो ध्यान रखेंगे, इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। यही 4-5 ऐसे हैं जिनसे आपका विमीय सूत्र से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। हमें क्या बताना है, अदिश राशि। तो अदिश राशि कहते किसको है, जिसके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। अदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसका डायरेक्शन अर्थात दिशा न हो। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऊर्जा है। यहाँ पे ऊर्जा आपका क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद बात करें बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण ये आपका सदिश राशि है। संवेग भी आपका सदिश राशि है। तो ऊर्जा यहाँ पे क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिरता है तो उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है समान गति होती है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन बी है समान वेग होता है, या ऑप्शन सी है समान त्वरण होता है, या ऑप्शन डी है समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का आपका त्वरण समान होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरता है तो उसका गति समान नहीं होगा, वेग समान नहीं होगा, उसका त्वरण समान होता है। ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का भार शून्य हो जाता है। क्या होता है, अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है तो उसका भार क्या अनुभव होता है, भार उसका शून्य लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। बस आपको यहाँ पे देना है, ध्यान देना है कि भार के बारे में पूछा है, भार और द्रव्यमान। इसमें बच्चे काफ़ी फंस जाते हैं, भार और द्रव्यमान। चलिए इन दोनों को हम क्लियर करते हैं। तो भार पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन। तो चंद्रमा पर भार बताना है, तो भार दिया है, तो भार पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पर कितना होगा, इसका 1/6 होगा। तो 1/6 करेंगे तो 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 100 हो जाएगा। तो चंद्रमा पर भार आपका कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। लेकिन वही दिया रहता कि कोई भी मनुष्य है या कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर मान लीजिए 50 न्यूटन है। क्या है, द्रव्यमान दिया है पृथ्वी पर 50 न्यूटन। कहाँ है, पृथ्वी पर है 50 न्यूटन। और पूछे कि उसी वस्तु का द्रव्यमान आपका चंद्रमा पर कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रमा पर आपका द्रव्यमान समान रहता है। द्रव्यमान इसका चंद्रमा पर भी कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन होगा। भार दिया रहेगा, तो भार क्या होता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर 1/6 होता है। लेकिन द्रव्यमान आपका पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जगह क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो 1 किलोग्राम राशि का हमें न्यूटन में वजन बताना है। तो
1 किलोग्राम यह आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण इसका गुणनफल क्या होता है? तो यह आपका टॉर्क होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। टॉर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। अब टॉर्क यह क्या है? तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो टॉर्क का आपका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? एक बीकर है जिसमें बर्फ तैर रहा है, और जब बर्फ क्या होगा? पूरी तरह से पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल आपका उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बीकर में आपका पानी रखा गया है और इसमें क्या है? इसमें बर्फ तैर रहा है, तो बर्फ आपका सॉलिड स्टेट में है, तो जितना इसका वेट है उतना तो पानी को नीचे की तरफ प्रेस करेगा। तो इसका नीचे प्रेस करेगा तो पानी का तो लेवल बढ़ेगा, और जब यह बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगा तो समान अवस्था में न हो जाएगा, क्योंकि जितना यह प्रेस किया था वेट उतना ही तो ये स्प्रेड होगा, ये उतना ही फैलेगा। इसीलिए क्या होता है? दोनों का तल समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा अगर बदलता है तो उसका क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व आपका अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण। ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब यह आपका घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का सृजन यह किस कारण से होता है? तो यह आपका नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। और हमने आपको यह भी कल बताया था कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी, तो चाबी भरी घड़ी में आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा यह किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होता है। जैसे हो गया आपका खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष क्या हो गया? इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम को निकालने में कौन सा बल लगता है? तो यहाँ पे आपका अपकेंद्री बल लगता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दूध से क्रीम को निकालने में आपका अपकेंद्री बल लगता है। अब अपकेंद्री बल यह क्या है? तो अपकेंद्रीय बल यह वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है? किसी भी वस्तु में क्या होता है? किसी भी कोई भी आपका गतिशील वस्तु है तो उसमें केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है और उसका इसमें पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। तो कब कम होगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। जैसे आप झूला झूलते हैं या लिफ्ट में चढ़ते हैं तो क्या होता है? जब नीचे की तरफ लिफ्ट आता है या झूला आता है तो हमें अपना वजन कम महसूस पड़ता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। और बात करें कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है, जब लिफ्ट आपका ऊपर की ओर जाती है तो उस समय क्या होता है?
उस समय लिफ्ट हो गया या झूला हो गया, इसमें बैठे हुए व्यक्ति का आभासी भार आपका वास्तविक भार से अधिक लगता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति है। ध्वनि तरंग की प्रकृति हमें बताना है। तो ध्वनि यह आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, ध्वनि क्या होता है? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और प्रकाश की बात करें तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग हो गया और प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो सबसे अधिक चाल आपका ध्वनि का ठोस में होता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में वायु है, बी में निर्वात है, ऑप्शन सी में जल है, ऑप्शन डी में इस्पात है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इस्पात में। ध्वनि का सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है? ठोस में। उसके बाद किस में होता है? ठोस के बाद द्रव में होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में। तो ध्यान रखेंगे, ध्वनि का सबसे ज़्यादा चाल होगा ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि अर्थात इको उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि जो तरंग होता है वह किस कारण से इको उत्पन्न करता है, अर्थात एक बात हम बोलते हैं तो वह रिपीट होकर दोबारा तिबारा सुनाई देता है। यह किस कारण होता है? तो यह आपका परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। परावर्तन के कारण क्या होता है? ध्वनि की तरंगे रिपीट करती है, अर्थात प्रतिध्वनि इको के रूप में हमें आवाज सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान में, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप बताना है। तो केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो यह आपका 310 डिग्री 310 केल्विन होता है। हमें केल्विन में बताना है। तो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना पाठ्यांक होगा तापमान का कि उस समय सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों में तापमापी क्या होगा? समान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक क्या होता है? समान होता है। और ध्यान रखेंगे, न्यूनतम संभव ताप यह कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप यह आपका -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और परम शून्य ताप पर पदार्थ की अणुओं की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जो आपका न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या होता है? पदार्थ की अणुओं की गति शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो यह आपका होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में आपका क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इनमें से कौन सा ऐसा द्रव्य है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पारा। तो पारा क्या होता है? यह आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। और ध्यान रखेंगे, पारा एक चमकीली धातु होता है जो कमरे की ताप पर तरल अवस्था में होता है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।